नमस्कार। अगर मैं भाषा का अध्यापक होता तो क माने कबूतर कभी नहीं सिखाता और सिखाता क माने कहानी। क्योंकि दुनिया की पूरी जो जर्नी हुई है वो कहानी के ऊपर टिकी हुई है। आप देखिए कि हमने फैमिली इंस्टीट्यूशन बनाए, हमने देश बनाए, हमने समाज बनाए, हमने धर्म बनाए, ये सारी एक कहानी थी। हमने मुद्रा का आविष्कार किया। आप देखिए कागज़ के टुकड़े को हमने इतना पावरफुल बनाया कि उसे लेकर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, वो आपके लिए वही काम करेगा जो आपका अपना आदमी कर सकता है। और वो कागज़ का टुकड़ा एक कहानी है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक कहानी है, दुनिया भर की तमाम कंपनियाँ एक कहानी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं आज यहाँ पर मेरी कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं कहानी आपको उन लोगों की सुनाऊँगा जो आमतौर पर जिन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए ऐसे मंचों पर नहीं बुलाया जाता है, लेकिन उनकी अपनी भी एक कहानी होती है। ये ठीक वैसा ही है दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि कोई एक लॉन्ग शॉट होता है किसी सिनेमा में, एक हीरो हीरोइन के पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन उनकी कहानी के बारे में हम अक्सर नहीं सोचते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनकी भी कोई अपनी कहानी हो सकती है। 3 घंटे बाद जब फ़िल्म खत्म होती है, तो हमें याद रहता है एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन। पर्दे के पीछे हाशिए पे खड़े वो लोग हमारी ज़िंदगी और फ़िल्म और कहानी तीनों से अक्सर बाहर रह जाते हैं। और जब मैं कहानी की बात करता हूँ, तो एक शब्द और कौनता है, वो है स्मृति। मनुष्य ने अपनी पूरी विकास यात्रा को केवल एक चीज़ से मुकम्मिल किया और वो चीज़ थी स्मृति। मेमोरी एंड ट्रांसफॉर्मिंग द मेमोरी इज़ एन एक्सक्लूसिव थिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स। आप कल्पना कीजिए कि आदमी के साथ जितने भी दूसरे जानवर इस धरती पे आए, वो आज भी अपने बेसिक स्टेटस से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि उनके पास में अपनी स्मृति को अपने से आगे वाली पीढ़ी को देने का हौसला या हुनर नहीं था, लेकिन आदमी के पास है। आप देखिए कि आज से 5000 साल पहले जिस आदमी ने जो कोई चीज़ ईजाद की, चाहे वो खेती का आविष्कार रहा हो, आग का आविष्कार रहा, पत्थर का रहा, आगे के 2 पाँवों को अपने इस्तेमाल में न लेकर उनको हाथों में तब्दील करने का आविष्कार रहा हो, कुछ भी रहा हो, वो आदमी अपने उन आविष्कारों को अपनी स्मृति में डालता चला गया और उस स्मृति को वो अगली जनरेशन को देता गया। आप ये भी सोचिए कि अगर 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, 2000 साल पहले हुए किसी भी आविष्कार को अगर मनुष्य ने अपनी अगली पीढ़ी को नहीं दिया होता, तो ये दुनिया आज जिस जगह पर है, उस जगह पर ये दुनिया नहीं आती। लेकिन आप देखिए कि जानवरों की दुनिया में ये संभव नहीं हो पाया था, इसीलिए वो आज भी उसी बेसिक स्ट्रक्चर पे, उसी बेसिक स्टेटस के अंदर है। अब मैं जब आपसे कहानी की बात कर रहा हूँ, स्मृति की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ एक शब्द जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में है, वो है स्टार्टअप्स। अब आप सोचेंगे कि एक आदमी कहानी और स्मृति की बात करते हुए स्टार्टअप तक कैसे ले जाएगा? तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि हम सबके पास में अपनी-अपनी कहानी है, अपनी-अपनी स्मृतियाँ हैं और मेरे पास बहुत सारी स्मृतियाँ हैं लंबी रेल यात्राओं की। और जब लंबी रेल यात्राओं में मैं मेरे गाँव फलोदी से मेरे ननिहाल खामगाँव जाता था महाराष्ट्र में, तो उसके बीच में कुछ ऐसे स्वाद के बिंदु थे, जो बिना फूड ब्लॉगर के दुनिया भर में जाने जाते थे। जैसे फलोदी में भैया बाबा के गाल के लड्डू और चूरमा होता था, लूणी के रसगुल्ले होते थे, फुलाद की कचौरी होती थी, मारवाड़ जंक्शन के दही बड़े होते थे, कालाकुंड का कलाकंद होता था, इंदौर का पोहा होता था और रतलाम की सेव होती थी। अभी 3 साल पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में मैं उसी रेल यात्रा पे गया। हालाँकि मेरे 3 दिन खराब हुए उस यात्रा में और मैं ये जानने की कोशिश करता रहा कि जो बचपन की स्मृति थी उसको अगर हम वापस रीमेमोराइज़ करते हैं तो क्या होता है? रेल है, यात्री है, खान-पान है, लेकिन एक चीज़ गुम हो गई। वो तमाम जो लोकलाइज्ड मार्केट था, जो हमारे स्वाद को अलग तरीके से समृद्ध कर रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया है डिब्बा बंद और पैक्ड फूड ने। मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं एक रूरल इकोनॉमी, कहीं न कहीं एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम जो हमने सैकड़ों साल से तैयार किया था, उसे इस पैक्ड फूड इंडस्ट्री ने खत्म किया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। मुझे याद है कि हमारे बचपन में बहुत सारे ऐसे कस्बे होते थे जिनके बारे में जब मैं आज भी याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि
बाड़मेर जाऊंगा तो पेंटर घनू जो है उसने एक जनता रेडियो सर्विस का इस तरह का होर्डिंग बना रखा है। या जोधपुर जब जाऊंगा तो चीफ आर्ट्स या पेंटर शिवा जो है वो इस तरह से भामाशाह पान भंडार का बोर्ड बनाते थे। या अगर मैं चाणोद जाऊंगा तो वहां पे पेंटर खूबीराम जो है वो किस तरह से दुकानों के होर्डिंग्स बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज आप दुनिया में किसी भी कस्बे या छोटे शहर में चले जाइए, सारे के सारे होर्डिंग्स आपको एक से दिखेंगे। सारी बड़ी कंपनीज के लोगो होंगे और डिजाइनर फॉन्ट होंगे। ये होमोजीनियसनेस है जिसे आप इस पूरे भाषण के बीच में अपने दिमाग में किसी थीम सॉन्ग की तरह बजाते रहिएगा। मेरी आपत्ति दुनिया को इस एक रूपा या होमोजीनियस करने के खिलाफ है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। पहले लोग जब मारवाड़ आते थे तो यहां हमारे घरों का एक अलग तरह का स्थापत्य होता था, एक डिफरेंट आर्किटेक्चर होता था। अब आप जोधपुर चले जाइए, जयपुर चले जाइए, अजमेर चले जाइए, धौलपुर चले जाइए, बांसवाड़ा चले जाइए, कहीं पे भी जाएंगे और अगर उन नए जोधपुर या नए जयपुर में आप जाएंगे तो आपको लगेगा यार इसमें और गुड़गांव और नोएडा में कोई फर्क ही नहीं बचा है। यानी जो अर्बन आर्किटेक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है उसमें एक ऐसी होमोजीनियसनेस आ गई है कि सारे शहर अब आपको एक से दिखते हैं। मेरी आपत्ति दुनिया के इस एक से दिखने पर भी है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि हम हमारे बचपन में कपड़े सिलवाने को भी एक उत्सव की तरह लेते थे। कपड़ा खरीदा जाता था, फिर दर्जी के पास जाते थे, वो नाप लेता था, फिर एक इंतजार होता था और दर्जी के नाप लेने और देने के बीच का दरमियान कई किस्सों को जन्म देता था। लेकिन अब क्या हो गया, जाइए खरीदिए और पहनिए। तो हमारा जो रिश्ता दर्जी से है वो लगभग खत्म हो गया है। मुझे याद है कि मेरे एक बड़े भाई जो थे उन्होंने अपनी शादी की डेट में इसलिए तब्दीली करवाई कि टेलर देवीलाल जो हैं वो इन दिनों इतने मशरूफ हैं कि वो जोधपुरी सूट और ब्रिजेस जो है वो तैयार नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि एक पूरा का पूरा परंपरागत पेशा हाशिए पे जा रहा है। यही बात आप देखिए कि जैसलमेर के सुनार जो है वो सिंधी स्त्रियों की नाक के लिए एक बड़ी सी बिंदी बनाते थे, यहां पे अब नहीं बनती है। फलोदी में तिमनिए बना करते थे, वो नहीं बनते हैं। जिस तरह के नथ और बोरिए और बाजूबंद जिस तरह से राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में बनते थे वो अब नहीं बनते हैं। अब क्या हो गया, अब कुछ ऐसे बड़े आभूषणों के ब्रांड आ गए हैं जो एक अलग तरह का फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो सबका है और किसी का नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे हमारी अपनी एक जो इंटरनल इकोनॉमी होती है किसी भी सिविलाइजेशन की वो खत्म हो रही है। एक और चीज बताता हूं आपको, अगर हम एंटरटेनमेंट के स्पेस की बात करें तो मैंने मेरे बचपन में देखी है कि बहुत सारी रामलीलाएं होती थी, रम्मतें होती थी, खेल होते थे, राजा भरतरी के खेल, शीरी फरहाद के, लैला मजनू के खेल होते थे। और होता यह था कि अगले दिन जो है वो सुल्ताना डाकू जो है वो चाय की थड़ी पर मेरे साथ चाय पीता था और मेरी मम्मी जो है वो लैला और शीरी को है वो कुर्ता गिफ्ट कर दिया करती थी कि यार तुम पहनो। शायद स्त्री के भीतर कोई जगह होती है ऐसी कि वो अपने खोए हुए या भूले हुए या अनुपस्थित प्रेम को किसी दूसरे प्रेमी या प्रेमिका में देख के उसको वापस रिवाइव करना चाहती है, तो वो देती थी। लेकिन आप देखिए कि जब से हम एंटरटेनमेंट के लिए पर्दे पे डिपेंड होने लग गए तब से हमारा और हमारे एंटरटेनमेंट की दुनिया के उन लोगों के बीच का वो रिश्ता जो है वो खत्म हो गया। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे हमारा स्वाद हो, चाहे हमारा शिल्प हो, चाहे हमारी पोशाक हो, चाहे हमारे आभूषण हो, चाहे हमारे निर्माण हो, इन सब चीजों में एक स्पेस जो था, एक ऐसी कम्युनिटी विजडम जो हमने तैयार की थी वो खत्म हो रही है। निश्चित रूप से ये भीषणता जो है, ये ग्लोबलाइजेशन जो है, इसको हमें उस तरीके से देखना चाहिए कि जब इंपीरियलिज्म आया था तो इंपीरियलिज्म जो था वो केवल हमारी धन और संपदा को लूट कर लेके चला जाता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है वो इस पूरे के पूरे नैरेटिव को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, वो पूरे के पूरे नैरेटिव को आपसे छीन रहा है और वो आप में एक ऐसी इंफीरियरिटी ला रहा है कि आप अपने होने पर और जो आपकी अपनी कम्युनिटी की एक्वायर्ड विजडम है उसके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दे पा रहा है। आप कभी करीने से सोचिए कि जो हमारे बचपन के खिलौने थे वो हमारे बच्चों के बचपन के खिलौने नहीं हैं।
क्यों नहीं है? क्योंकि अब खिलौने बनाने वाली कंपनियां ऐसी है जिनको ये लगता है कि ये टेडी बियर जो है इसे दुनिया का हर बच्चा प्यार करेगा। ये बच्चों की कहानियां जो है ये दुनिया भर में सहेजी जाएगी और सराही जाएगी। लेकिन आप देखिए कि हमारे पास में हमारी अपनी कहानियां थी, हमारे अपने किस्से थे, हमारी अपनी लोक कथाएं थी, हमारे अपने खिलौने थे जिनसे हम खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो आज के ज़माने में मुझे लगता है कि दुनिया, वैसे भी इस समय कहा जाता है कि कुछ युद्धों से गुजर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जो है वो नेटिवनेस वर्सेस ग्लोबलाइजेशन का है। एक ऐसी स्थानिकता और एक ऐसी भूमंडलीकरण के बीच का युद्ध है जो लगातार चला जा रहा है, और उसमें उस पूरे नरेटिव में, उस पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़ गायब है वो गायब है उन लोगों की स्पेसिंग जो हमारी ज़िंदगी को कल तक बेहतर बनाते थे और जो आज हमारी ज़िंदगी से आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं, प्रचलन से बाहर हो गए हैं। लेकिन ये कितना अपने आप में विडंबना कारक है कि जब इकोनॉमिक्स के लोग ये कहते हैं कि बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि कोई अच्छी मुद्रा भी किसी दूसरी अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर रही है? इस पूरे मनमंत्र पर सोचे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जिस तरह का नैरेटिव ग्लोबलाइजेशन लेके आ रहा है वो ये बताता है कि हमारी आंख से देखो, हमारे कान से सुनो और हमारी ज़बान से बोलो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आज के इस मार्केट ओरिएंटेड स्पेस में आपके लिए स्पेस नहीं होगा। अगली बार जब आप किसी स्टार्टअप को लेकर सोचते हैं तो ऐसे किसी स्टार्टअप पर बात कीजिएगा, सोचिएगा जिसमें स्टार्टअप का मतलब रीस्टार्ट और रेस्टोरेशन हो।